हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ झारखंड बोर्ड मॉडल सेट हिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर सेट 4 या टर्म 2 का है। दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को देखें और इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की भी रचना की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी, एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार भाग लिए थे, क्योंकि सम्मेलन 3 तरह से था, लेकिन इसमें द्वितीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबरनामा किसकी रचना है। अकबरनामा किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा की रचयिता किए थे। अबुल फजल अकबर के नौरत्न के सदस्य भी रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष है, क्योंकि संविधान का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु अर्थात राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ अबुल फजल शॉर्ट में लिखे हैं, ऐसे भी आप लिख दीजिएगा तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कम से कम शब्द में ही लिखना है इसका आंसर। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये हमारे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष हैं। इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य भी थे, जिसमें से अध्यक्ष हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। एक कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालें। अर्थात साइमन कमीशन क्या है उसके बारे में। साइमन कमीशन का शुरुआत 1938 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 1937 को हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि क्या माने साइमन कमीशन क्या है, क्यों लागू किया गया था, इसमें क्या क्या सुधार किए गया था, उसके बारे में देखना है। तो 1919 के भारतीय संविधान अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो इस बात की
पड़ताल करेगा कि इस अधिनियम में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है। इस आयोग की नियुक्ति 1929 ईस्वी में होने वाली थी, किंतु कई कारणों से यह 1927 ईस्वी में कर दी गई। भारतीयों को इस बात को असहमति थी क्योंकि कमीशन के बहुत से पहलुओं ऐसा था। कमीशन के सभी 6 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें अंग्रेज के 6 सदस्य थे, इसमें हिंदुओं के सदस्य नहीं थे। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः यह साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए इन्हें हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंटबेटन योजना क्या है? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें 33/16 की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। अर्थात इसको एक ऐसा योजना तहत बनाया गया था, प्रस्तुत करना था, जिसमें 33/32 की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों को रूपरेखा से तैयार कर प्रस्तुत करना ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? तो चौरी चौरा जनाक्रोश 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। 1857 की क्रांति में के सैनिकों कारणों का उल्लेख करें। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का 100% में से 87% सिपाही भारतीय थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान दिया जाता था। अर्थात कहने का यह अर्थ हुआ कि दोनों में भेदभाव किया जाता था। भारत के सैनिक दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाल रखने पर रोक लगा दिया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये सब बताया गया। अर्थात 1857 की बहुत सी क्रांतियाँ हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, तकनीकी इत्यादि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं? 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटलिन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिप व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव और
ये भी एजेंडा नौसेना मंत्री थे तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहायक संधि क्या था, उसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीपों में लाई वेलेजली 1798 से 1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्यों के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। अर्थात सहायक संधि अर्थात सहायक के लिए जो संधि किया गया था उसी को कहते हैं। किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुआ था। इनकी 3 विशेषताएं। नंबर 1, अंग्रेज के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासकों को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में एक भाग को अंग्रेज़ों को दे दिया जाता था। अर्थात अगर मान लीजिए वे भुगतान नहीं करते तो उनको अंग्रेज़ों के अंडर में चला जाता, जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसके बदले में अंग्रेज़ों विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि पॉइंट नंबर 2 में ब्रिटिश का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बदले आपको असफल भुगतान करने में असफल होते हैं तो आपका क्षेत्र उनके अंडर में चल जाएगा, अर्थात अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाएगा। या फिर इसके बदले अंग्रेज़ों आक्रमण, विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीयों की रियासतों की रक्षा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में किए जाने वाला ये है। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य भारतीयों को सहयोग प्रदान करने यानी फुसलाना। सर क्रिप्स ब्रिटिश उद्योग मंत्री मंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रिप्स से समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया था। अर्थात इसको चलाने के लिए, उसको फैलाने फुसलाने, इस मिशन को वास्तविक उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु फुसलाना था। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, जिसमें मौलाना और लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहांगीर की राजपूत नीतियों का उल्लेख करें। जहांगीर ने अपने पिता की नीति को जारी रखा। वह राजपूतों की प्रति उदार थे। हालांकि उनके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुति करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। उसने अब तक इसे माना कर दिया कि उसने शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक नई मुगल सेना भेजे। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह एक उत्साह मंगल के साथ लड़ाई की। उन्होंने यह
बताने से इनकार कर दिया कि पूरा मेढ़ व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया था और मुग़ल साम्राज्यों ने उनको 1800 उनके कुछ रस्सियों और शांति के लिए 1615 ईस्वी में मुग़लों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया। राणा ने मुग़ल सम्राट की संप्रभुत्व को स्वीकार किया और खुद के बजाय अपने बेटों को उत्तरदायी बनाया। राजकुमार को मुग़ल अदालतों में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किए। दूसरा का मुग़ल सम्राट के साथ राणा को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, जहांगीर चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ के सभी सदस्यों की इत्यादि में उन्होंने किए इस प्रकार से थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाले। स्थानीय बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धतियाँ अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 टॉमस मंसूर द्वारा 1820 से प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों लागू किया गया। मुंबई में इस व्यवस्था को लागू करने में मुंबई के तत्कालीन गवर्नर 1819 से 27 एफ्लिमन्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों को सीधे बंदोबस्त किया। अब रैयतों की भूमि की मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकारी दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू राजस्व को स्थापित किया। इस प्रथा में जमींदारों के जगह पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न उनके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलिए अर्थात जमींदारों के वर्गों को समाप्त करना था, क्योंकि स्थानीय बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूली की जा गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली को खुद हड़प ले। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोष को दूर करना चाहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई। कंपनी के अधिकारियों भी इसे व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं है कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों और भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था जमींदार व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार हानि नहीं था। इससे अवधारणाओं को समाप्त कर दिया गया तथा जमींदारों को स्थान तथा ब्रिटिश सरकार ने ले ली। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमानी करने लगे, अन्यथा उसे भूमि से रैयतवाद व्यवस्था के दोष अन्य भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों पर भूमि पर तब तक की स्वामित्व रहता था जब तक कि लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करते, अन्यथा उसे भूमि से वह बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आने पर किसान
लगान अदा नहीं कर पाता था तो उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसान को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों को दुष्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दोष है जिनसे वे होते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 1857 की क्रांति का स्वरूप को प्रकाश डालिए। 1857 विद्रोह का स्वरूप क्या था? इस ऐतिहासिक मत में विभिन्न इतिहासकारों ने इस विद्रोह का भिन्न भिन्न मत दिए, जैसे सीले, जॉन लॉरेंस, टेलीबॉन, मालवेन इत्यादि ने। चार्ल्स डिकेंस के अनुसार एक सैनिक विद्रोह जिसने कुछ क्षेत्रों में जन विद्रोह का रूप ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के और एस.बी. चौधरी ने इसे सामान्यवादी प्रतिक्रिया माना, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे विद्रोह को जन क्रांति कहा। जेम्स आउट्रप्स एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 को अंग्रेजी के विरोध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना। एक धर्म विद्रोह वही सरकार सर ने जेकी से रेसो द्वारा किया गया। इसके बाद है टीआर द्वारा, इस सब इत्यादि के द्वारा हो गया। उपयुक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। इस बात की पुष्टि आधुनिक इतिहासकारों बिपिन चंद्र के द्वारा कथनों के द्वारा होता है। इसके अनुसार 1857 के विद्रोह को सत्ता को ढंग को चलाने के लिए आखिरी लड़ाई की विद्रोह भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई भी खा कर करनी पड़ी, जिसमें हार मिली, जिससे बुद्धिमती जीवो वर्ग ने सबक ले ली और समझ गए कि पुराने किस्म का विदेशी शासक नहीं है, इसीलिए इनके खिलाफ दूसरे ढंग से लड़ाई करना होगा। 1857 के विद्रोह के भारत की आज़ादी में इससे बहुत योगदान मिला। विद्रोहियों की बहादुरी की कथाएं जनता को प्रेरित करती है। इस तरह से 1857 के क्रांतियों का उल्लेख किया गया है। ये हमारा 1857 की क्रांति का उल्लेख है। उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 है, महात्मा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेज से आज़ाद कराने के लिए अनेकों आंदोलन किए। आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गए। गांधी जी ने अपने आंदोलन के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रेंगुल रेडियो से राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया, लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा था। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। गांधी जी ने भारत को आज़ाद दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। इनके द्वारा भारत का राष्ट्रपिता का सम्मान मिला। उन्हें भारत को स्वतंत्र प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन नंबर 1 चंपारण 1917। इसके बाद अब क्या होगा? खड़ेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर खिलाफ आंदोलन, असहयोग सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि महात्मा गांधी द्वारा है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध यह हमारा 19 अगस्त को हुआ था के समय 8 अगस्त यहाँ 19 होना चाहिए 19 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मकसद भारत माँ को अंग्रेजों के से आज़ाद करना था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में की थी। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह
युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक भारत आज़ादी नहीं दे देती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार आंदोलन बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन के बारे में कहा गया, ये सब हमारे महात्मा गांधी द्वारा किए गए वर्णन है। सन 1948 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बहुत से वीडियो दे दिए हैं, अब 5 वीडियो दे देंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।